अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है ये फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो जानते हैं कि एमसीक्यूज़ की किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इस लेवल पर पहली मर्तबा हैं कि मेरे चैनल के ऊपर वो जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस वीडियो देखने वाले हैं। देखो, हम लोग 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहली बात इस वीडियो के अंदर। और हर वीडियो के अंदर जो एक पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व तो करते ही करते हैं, साथ साथ उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं या जो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जो पेपर में किए जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल बड़े अच्छे तरीके से आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MLT-2 इज़ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। MLT-2 इनमें से किस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला है? तो अब यही जो सवाल है ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। किस तरीके चेंज हो सकता है कि डायमेंशनल फार्मूला वो जो है स्ट्रेन का पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का, प्रेशर का, जो चारों ऑप्शन है सबका पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये फोर्स का है। कैसे? वैसे जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है MA के बराबर। ये चलो पूरा स्क्रीन पर बताता हूँ। वैसे जो फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बता रहा हूँ, फोर्स का फार्मूला होता है F = MA। तो डायमेंशन का मतलब m की डायमेंशन होती है कैपिटल M, और एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। या अगर आपको इसका यूनिट याद है तो उससे ही मसला हल हो जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऊपर कोई लेंथ है और नीचे कोई टाइम है। इसका मतलब ये बन सकता है L/, टाइम का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ML/T⁻²। इस वजह से जो करेक्ट आंसर है इस डायमेंशनल फार्मूले का वो तो है फोर्स के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि MLT-2 और हमारा भी आंसर ये है MLT⁻²। लेकिन अब बाकी सारे ऑप्शंस को भी एक मरतबा देख लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जाहिर करता है एक पर्टिकुलर लेंथ को। कैसे? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो एक ख़ास किस्म की लेंथ का नाम है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन सीधा सीधा L के बराबर होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ गया प्रेशर। अगर यही सवाल प्रेशर से रिलेटेड होता तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको बताई MLT⁻² होती है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन होती है L², क्योंकि दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक L से अगर एक L को कैंसिल करें तो इसकी डायमेंशन हो सकती है ML⁻⁻1 T⁻², ठीक है। तो अगर प्रेशर सही होता तो ये डायमेंशन गिवन होती। इसी तरीके से एक चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है स्ट्रेन, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो उसका मतलब होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी L के बराबर होती है और एक्चुअल लेंथ की जो डायमेंशन है वो भी बराबर होती है L के। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से एक बात आप याद रखिए कि स्ट्रेन हैज़ नो डायमेंशन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो अगर स्ट्रेन सही आंसर होता तो लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डायमेंशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, सरफेस टेंशन या फोर्स, इम्पल्स या मोमेंटम, या स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। तो अब पूरी बात को समझाने के लिए हम हर एक की डायमेंशन मालूम कर लेते हैं। आप देखेंगे आखिर में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो हम तलाश करेंगे वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr²। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन बनेगी m की जगह पे m, r एक डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होगी ML²। जबकि दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है टॉर्क, इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, तो टॉर्क की जो डायमेंशन है वो बराबर होती है, टॉर्क का फार्मूला होता है F×r F×d कर लो। फोर्स की जगह पर फोर्स की डायमेंशन जो कि होती है MLT-2, डिस्टेंस की जगह पे उसकी डायमेंशन L, मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगा ML²T-2। इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन तो इक्वल नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगले वाले समझ में आ जाएगा। सरफेस टेंशन और फोर्स की डायमेंशन तो आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन बराबर है MLT-2 के, ठीक है ना। ये किसकी डायमेंशन है? ये फोर्स की डायमेंशन है। अच्छा, सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है वो फॉर्मूले के मुताबिक मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का ये सिंबल होता है, सिग्मा से उसको शो करते हैं F/L। तो वैसे तो फार्मूला ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर आप निकालोगे भी तो फोर्स की जगह पर आएगा MLT-2, लेंथ की जगह पे L आएगा। L से L कैंसिल, इसका मतलब इनकी डायमेंशन भी सेम नहीं है, इन दोनों की डायमेंशन भी आपस में इक्वल नहीं है।
तीसरा ऑप्शन अगर देखते हैं तो तीसरे ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम की जो डायमेंशन है उसको देखना पड़ेगा। अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स बेसिकली बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है वो खुद मोमेंटम है। तो अब जाहिर सी बात है मोमेंटम का चाहे चेंज हो या नॉर्मल मोमेंटम हो, दोनों का जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, एम वी के बराबर। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी होगी एम एल टी माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशन, और मोमेंटम की भी होगी एम एल टी माइनस वन। इट मीन्स बोथ हैव द सेम डायमेंशन। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इम्पल्स एंड मोमेंटम। इन दोनों की जो डायमेंशन है वो इक्वल होती है। नंबर 3, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, इसमें से कौन सा यूनिट सॉलिड एंगल का है? देखिए सेकेंड इज़ द एस आई यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अच्छा जी, किलोग्राम इज़ द एस आई यूनिट ऑफ मास, तो वो भी गलत हो गया, सॉलिड एंगल का नहीं है। कैंडेला इज़ द एस आई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की जो शिद्दत होती है ये उसका यूनिट है, ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। स्टीरेडियन जो है वो बेसिकली सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। और अगर यही सवाल सॉलिड एंगल के बजाय प्लेन एंगल का होता तो हमारा आंसर होता सही रेडियन, ना कि स्टीरेडियन, ठीक है जी। तो इस वजह से करेक्ट आंसर स्टीरेडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब वैसे तो आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है मैंने आपको बताया एल टी माइनस टू होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन तो एम एल टी माइनस टू होती है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो पहले लॉजिकली समझो। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी काम करने की सलाहियत होती है, यानी एनर्जी और वर्क की जो फिज़िकल नेचर है वो सेम है। और नहीं तो आप काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन मालूम कर लो। देखो वर्क की और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, ये मैं आपको यहाँ पे साबित करवा भी देता हूँ। वर्क की डायमेंशन मैंने आपको क्या बताई, वर्क में फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, एस की डायमेंशन होती है एल, तो इसका मतलब इसका यूनिट बन गया, इसकी डायमेंशन बन गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दूसरी जो चीज़ है जिसको चेक करना है वो है काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। 1/2 एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन में इसको नहीं लिखा जाएगा, m की जगह पर m आएगा। और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर दोनों पर आएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये बात कन्फर्म है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हर एक वैल्यू के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है 23.023, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, और ये ज़ीरो जो है वो क्योंकि दरमियान में आ रहा है नंबर्स के, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब पहले वाले में 5, इन 3 में आ रहा है, तो डी तो ऑलरेडी गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं ये वैल्यू के लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यू के लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 1 इधर भी आ रहा है, 5 1 इधर भी आ रहा है, इसका मतलब सी गलत हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1 10 रेज टू दी पावर -3। एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनको कभी भी काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और 2.1 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो 1 और 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 5 1 और 2 आंसर होना चाहिए। 5 1 और 2 आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 512। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। मैंने आपको बताया देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक रेडियन होता है और एक स्टीरेडियन होता है। रेडियन होता है प्लेन एंगल का, स्टीरेडियन होता है सॉलिड एंगल का। मास सप्लीमेंट्री नहीं है, एसआई है। टाइम सप्लीमेंट्री नहीं है, बेसिक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी जो है ये बेसिक है। करेक्ट आंसर है सॉलिड एंगल, क्योंकि सॉलिड एंगल का जो यूनिट है जो कि स्टीरेडियन होता है इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट।
द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज, वो कौन सी क्वांटिटी है जिसमें हर एक सिस्टम के अंदर, चाहे वो MKS हो, चाहे FPS हो या CGS सिस्टम हो, 3 सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें यूनिट सेम रहता है। ठीक है, किस में? देखो, मास का यूनिट MKS के अंदर किलोग्राम होता है, बट CGS के अंदर ग्राम होता है। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, FPS के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेंथ का जो यूनिट होता है MKS में वो मीटर होता है, और CGS के अंदर जो है वो सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये भी डिफरेंट यूनिट्स रखता है। टेम्परेचर का भी यूनिट डिफरेंट है, जैसे कि हमारे पास केल्विन होता है, CGS सिस्टम में डिग्री सेल्सियस होता है, या अमेरिकन सिस्टम में डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये भी गलत हो गया। टाइम वो वाहिद यूनिट है कि इसका जो यूनिट है हर एक सिस्टम के अंदर सेम रहता है, चाहे MKS हो, चाहे FPS हो, चाहे CGS हो, सब में टाइम का जो SI यूनिट है वो बराबर होता है सेकेंड के। करेक्ट आंसर इज टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है, किसी लम्हे उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 थी, 5 सेकेंड के बाद 20 हो गई। तो बताइए 3 सेकेंड पहले कितनी होगी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आपने बताना है, यानी कि यहाँ पे 3 लम्हों की बात हो रही है, वहाँ पर हमें इसको चेक करना है कि कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी गलत है। लेट से 0.1 कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं, 0.3 कर देते हैं। जब 0.2 पर आया तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर कितना वक्त गुजरा? 5 सेकेंड गुजरे और वो 0.3 पर पहुँचा, और यहाँ पर इस बॉडी के पहुँचने के बाद इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि यहाँ से 3 सेकेंड पहले, ये लिखा हुआ 3 सेकेंड पहले स्पीड कितनी होगी? तो ये वाला टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, और यहाँ वाली स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो बेसिकली अगर एक्सेलरेशन का अंदाज़ा लगा लो तो वैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? यहाँ से यहाँ करते हैं। लेट से अगर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं तो ये VI हो गया, ये VF हो गया। तो मैं बोलूँगा कि जो एक्सेलरेशन है वो होता है VF माइनस VI ओवर T। तो मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाएगा बॉडी का। तो VF इधर वाले की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो VF हो जाएगा 20, VI हो जाएगा 10, और टाइम है 5 सेकेंड। 20 माइनस 10 कितना होता है? 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता लग गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। VF मुझे पता है, लेट से अब इसको VF बोलेंगे, और VI मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन बराबर होता है VF माइनस VI डिवाइड बाई T। अच्छा, एक्सेलरेशन हमें पता है बराबर है 2 के, VF कितना है? फाइनल वेलोसिटी 10 के बराबर है, VI मालूम करना चाह रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो बराबर है 3 सेकेंड के। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 2 ज़ार 6, 10 माइनस VI की वैल्यू को अलग करो तो VI बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 का मतलब हो गया VI बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड के, यानी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9, एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री उस रास्ते को कहते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करता है। सो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो ऐसे उसकी एक ट्रेजेक्ट्री बनती है ना, एक रास्ता बनता है। अब सवाल ये है कि बिल्कुल टॉप के ऊपर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे ट्रेजेक्ट्री के अंदर, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है? एक्चुअली हर एक लम्हे जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होता है, और g का मतलब 9.8। ऊपर जाते हुए नेगेटिव होता है, नीचे आते हुए पॉजिटिव होता है। ये एक अलग बात है स्पीड के बढ़ने और कम होने की वजह से। तो एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, नॉट मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, इट इज़ इक्वल टू g। आप इसको वेलोसिटी के साथ जो है वो मिक्सअप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हाँ, टॉप के ऊपर वेलोसिटी ज़रूर ज़ीरो हो जाती है पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। एट वॉट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस एंगल पर
जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है यानी एक्स एक्सिस में वो जो मैक्सिमम फासला तय करता है वो इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि एंगल बताना है जब रेंज बराबर हो जाए मैक्सिमम हाइट के। तो इन दोनों के फॉर्मूले पता होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रेंज होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी और एच मैक्स बराबर होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, g से g कैंसिल हो गया, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, इसको ओपन करेंगे तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी जगह पर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब यहाँ पर साइन से साइन हुआ कैंसिल, कॉस को साइन की तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। साइन ओवर कॉस टेन थीटा होता है और इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। हमें एंगल मालूम करना है तो एंगल बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 4 के, ठीक है। अब कैलकुलेटर तो अलाउ होता है ना, आपने टेन इनवर्स 4 करना है। टेन इनवर्स 4 बराबर आता है 76 डिग्रीज़ के। तो करेक्ट आंसर जो है वो 76 डिग्रीज़ होगा। अब अगर इसी सवाल के अंदर इक्वल के बजाय 2 या 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए तो बिल्कुल ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल एट विच द डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट इज़। वो एंगल जिस पर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है वो कितना है, इसको भी सॉल्व करके बताते हैं, बाद में फिर आप याद भी रख सकते हो इसको। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ए डॉट बी बराबर आता है ए बी कॉस थीटा के, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आता है ए बी साइन थीटा के, ठीक है। यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहे, जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। गिवन कंडीशन ये है कि ए डॉट बी बराबर आ जाए किसके, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि वैसे तो बराबर हो नहीं सकते ना, क्रॉस में तो डायरेक्शन होती है। तो बनेगा ए बी कॉस थीटा बराबर आ जाए किसी तरीके से ए बी साइन थीटा के। जो कैंसिल हो रहा है इससे कैंसिल करो, ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, रीअरेंज करते हैं तो कॉस थीटा साइन के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ 1 बचेगा। साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1। दोबारा से टेन इन्वर्स निकालो, टेन इन्वर्स 1 अगर निकालेंगे तो ये बराबर आएगा 45 डिग्रीज़ के बराबर। 1045 1 के बराबर होता है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्रीज़, जिस पर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। अगर हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हो तो दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं 6 और 8 मीटर का, शुड बी कंबाइन। इनको आपस में कैसे कंबाइन करना चाहिए कि इनका टोटल जो है, जो इनका रिजल्टेंट है वो 10 मीटर के बराबर आ जाए। अब देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड करना पड़ता है। सीधा सीधा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 6 बराबर हो जाएगा 14 मीटर के, ठीक है। तो ये पैरेलल वाली बात तो गलत हो गई। एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया 8 - 6 करेंगे, 8 - 6 करेंगे तो ये तो 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। एंटी पैरेलल वाली बात भी गलत हो गई, ठीक है। अब आ गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज़ और एक आ गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री बनता है। अच्छा, अगर एंगल 90 डिग्री बनता है ना तो उसके लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे, जो भी दोनों वेक्टर्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे तो वो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक हमारे पास बराबर था 8 मीटर के और एक है 6 मीटर के, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। 64 + 36 100 और 100 का स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा 10 के। इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि इनका आंसर जो है वो 10 मीटर आ जाए, 6 और 8 वाले का आंसर 10 आ जाए, तो मुझे उनको परपेंडिकुलर ज्वाइन करना चाहिए, तभी उनका आंसर जो है वो 10 मीटर के बराबर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13,
अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो करा और उसको वेलोसिटी दी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो ना अपवर्ड, तो वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम लेगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ वापस आएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम हमें मालूम करना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने वाला। अब इनिशियल स्पीड हमने दे दी वी के बराबर। अभी मैं सिर्फ टॉप तक का निकालता हूँ, जो आंसर आएगा ना उसको डबल कर दूँगा। वी 100 हो गया, वी तो आपको पता है 0 के बराबर है और अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन 9.8 होगा। तो वी पता है, वी पता है और एक्सेलरेशन पता है, टी मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ना आसानी से हो सकता है ये काम। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल करते हैं तो वी बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी दी है, इनिशियल दी है मैंने 100, ठीक है। इनिशियल हो गई 100, एक्सेलरेशन राउंड ऑफ करके माइनस का 10 कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। वी आपको पता है बराबर है 0 के, तो इसकी जगह पे 0 आ गया। और एक्चुअली मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ टाइम कितना होगा, तो 100 माइनस का 10t हो जाएगा, इस तरफ आके प्लस का 10t और यहाँ पे लिखा हुआ है 100। हमें t की वैल्यू चाहिए तो 10 इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब आंसर आ गया बराबर 10 सेकेंड के। बट ये सिर्फ ऊपर जाने वाला टाइम है। अगर ऊपर जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेंगे, यानी कि टोटल इसका टाइम जो है वो डबल होगा, और डबल का मतलब हो गया 20 सेकंड। सवाल यही था कि ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगी, तो याद रखिए ग्राउंड में आफ्टर 20 सेकंड जो है वो बॉल पहुंचेगी। नंबर 14, दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनको फायर किया गया है सेम पॉइंट से विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 और 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। पहले वाले को 60 डिग्री पे फेंका, दूसरे वाले को 30 डिग्री फेंका, तो इसमें से कौन सी बात सही है? रेंज बराबर रहेगी, मैक्सिमम हाइट बराबर रहेगी, लैंडिंग वेलोसिटी सेम रहेगी, या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा? ठीक है। अब वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, दो ऐसे एंगल जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल्स को ऐड करके आंसर जो है बराबर आता है 90 डिग्रीज़ के। अगर कोई से भी दो ऐसे एंगल्स हैं जिनको ऐड करके आंसर 90 डिग्री के बराबर आता है, तो उन पर रेंज इक्वल रहती है, जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल में वेरीफाई करवाया हुआ है। लेकिन अभी एक बात याद कर लो ना, दो अगर एंगल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो उन दोनों पर रेंज बराबर रहती है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होता है, 60 वाले को देर लगेगी, 30 वाला जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन रेंज जो है वो इक्वल रहेगी। ठीक है जी। नंबर 15, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम का चेंज यानी कि डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी एक्चुअली बराबर होता है एफ के। एफ यानी कि फोर्स के। अच्छा, फोर्स में दो ऑप्शन है, लीनियर है या एंगुलर है, तो लीनियर करेक्ट है। अगर यही सवाल होता रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर की जगह एंगुलर लिखा होता, तो फिर वहाँ पे टॉर्क या एंगुलर फोर्स आ जाता। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो लीनियर लिखा हुआ है, तो फोर्स ही आंसर होगा, इन दिस केस लीनियर फोर्स। नंबर 16, द टर्म मास रेफर्स टू सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एस, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि बिल्कुल मास के जैसा उसका कॉन्सेप्ट है? ठीक है, वेट है, इनर्शिया है, फोर्स है, या एक्सेलरेशन है। याद रखिए, इनर्शिया एंड मास इज़ द सेम। इनर्शिया और मास बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, जो काम मास का होता है वही काम इनर्शिया का होता है। इसी तरीके से आपने नाम सुना रोटेशनल इनर्शिया, तो जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, वही काम रोटेशनल इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, और वैसे दोनों एक ही बात है। जब हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो उसके अंदर ये सेंटेंस ही मैंने बोला था, जुमला ही मैंने बोला था, और नोट्स में भी लिखवाया था कि जो इनर्शिया होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 17, द मोशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है जो मोशन ऑफ रॉकेट होता है इन स्पेस? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो बराबर रहता है पहले और बाद में। ठीक है ना, रॉकेट के अंदर जो रॉकेट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो अलग अलग होते रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो पार्ट्स अलग अलग होते रहते हैं, तो याद रखिए जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल रहता है, तो इसका मतलब वो उसी के कंजर्वेशन को ओबे कर रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, एक बॉम्ब है
जिसका मास 12 किलोग्राम है और इनिशियली वो रेस्ट में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनिशियली वो रेस्ट में है और फिर वो एक्सप्लोड होता है 2 पीसेस में और वो पीसेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जाहिर सी बात है जब ब्लास्ट होगा। एक 4 kg है और एक 8 kg है। 8 kg वाले की स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए कि 4 किलोग्राम वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले मुकम्मल सिचुएशन समझ लो हो क्या रहा है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बॉम्ब है यहाँ पर, ठीक है, पहला वाला है ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद ना उसके 2 पार्ट हो गए, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अच्छा, इनिशियली जो उसका मास है वो 12 kg था, ठीक है, 12 kg है और फिर इसके 2 टुकड़े हुए, एक हुआ 4 किलो का और एक हो गया 8 किलो का। लेट से ये हो गया 4 kg का और ये हो गया 8 kg का, टोटल 12 हो रहा है। ठीक है जी। अब और इसके अलावा क्या चीज़ गिवन थी, 8 किलोग्राम वाले का जो मास है, जिसका मास 8 किलोग्राम था, उसकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई 8 kg वाले की, ये हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली इसकी स्पीड मालूम करनी है, लेट से v2 कर देते हैं। जैसे ही v2 मालूम हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, मास तो पता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल रहेगा। इनिशियली तो ये रेस्ट में था ना, तो ये समझ जाओ कि इनिशियली तो कंफर्म है कि मोमेंटम 0 के बराबर था। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। फाइनल में इन दोनों के मोमेंटम को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं m1 v1 माइनस का m2 v2। ठीक है, बस दोनों का डिफरेंस निकालना है। माइनस इस वजह से लगा रहा हूँ टोटल करते हुए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है जी। तो m1 कितना है, लेट से इसको 8 kg कर देते हैं, तो v1 हो गया बराबर 6 के, माइनस m2 कर देते हैं 4 kg, तो v2 मालूम कर लेंगे। ये हो जाएगा 4v2 इज़ इक्वल टू 6 8 ज़ार 48। तो हमें v2 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब v2 बराबर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड के। अब जैसे ही v2 आ गया, एक्चुअली हमसे तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है बराबर होती है हाफ mv² के। तो 1/2 अपनी जगह पर है, मास इसका 4 kg है और वेलोसिटी आई है 12, तो 12 का करेंगे स्क्वायर। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये हो गया 2 और इसका स्क्वायर होता है 144, तो ये बराबर हो जाएगा 288 जूल्स के। तो जो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली इस केस में 288 जूल्स के बराबर होगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड इज। किसी बॉडी का मास पता है और मोमेंटम पता है, हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक बड़ा आसान सा रिलेशन है, पहले तो उससे देख लो और ड्राइव करने का तरीक़ेकार भी बता देता हूँ ताकि बात भी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, देखो वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब मैं इसको राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ m से ताकि मोमेंटम को इन्वॉल्व किया जा सके। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी 1/2, ऊपर जो m आएगा वो m² बना देगा v² और नीचे आ जाएगा एक m। ऊपर वाला m ने इसको स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला m एज इट इज़ है। ये हो गया 1/2 और ऊपर हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m। ये पूरी चीज़ होती है मोमेंटम, तो इसका मतलब फार्मूला बना मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल था मोमेंटम 2 के बराबर है और मास भी 2 के बराबर है। मोमेंटम 2 के बराबर है और मास भी 2 के बराबर है। 2 2 ज़ार 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल 1। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल के बराबर होगी, ए ऑप्शन। नंबर 20, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इन चारों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बताइए मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मोमेंटम को पहले अलग कर लेते हैं ना, इस फार्मूले को। अगर आप इस फार्मूले को देखो गौर से तो यहाँ से मोमेंटम को अलग कर लेते हैं। मोमेंटम को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2m जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। इट मीन्स जिस चीज़ का मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। ठीक है जी, तो इधर देख लेते हैं, जिसका मास ज़्यादा इट मीन्स उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, तो ये बात तो गलत हो गई।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल, इसमें सबसे ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल है वो अल्फ़ा पार्टिकल है, ये सबसे ज़्यादा हैवी है। हैवी का मतलब इसका मास सबसे ज़्यादा होगा, और बात यह है कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा, दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्फ़ा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय 20%, किसी भी बॉडी का मोमेंटम है अगर मैं उसको 20% बढ़ा देता हूँ तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा आएगा। मोमेंटम में इजाफे से काइनेटिक एनर्जी का इजाफा निकालना है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो लेट जो इनिशियल मोमेंटम है ना, लेट से अगर मैं उसको पी का नाम दे दूं तो ये कह रहे हैं उसके अंदर 20% इजाफा हो रहा है, ठीक है। 20% का मतलब क्या हो गया, 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.2। तो अगर इनिशियल मोमेंटम p था और फाइनल मोमेंटम में इतना 0.2 का इजाफा हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इनिशियल प्लस चेंज के। ये है ना इनिशियल प्लस चेंज, इनिशियल बराबर है p के और फाइनल बराबर है 0.2 p के, ठीक है ना, क्योंकि 20% एक्चुअल के लिहाज से इजाफा हो गया, तो जो चेंज आया वो 20% ऑफ p का आया। इट मीन्स जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर आ जाएगा 1.2 p के। ये बात आप याद रखिएगा, 20% इजाफे का मतलब हो गया कि जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम का 1.2 टाइम्स होगा। अब अगर इस 1.2 की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में पुट करते हैं तो ये बराबर आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 1.2 p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी, ये है 1.2 का स्क्वायर 1.44 और p का स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइड बाय 2m एज इट इज़। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये बराबर होता है इनिशियल के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का 1.44 टाइम्स होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1.44 टाइम्स होगी। पर सवाल क्या है, सवाल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करना है, वो भी परसेंटेज में, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस करना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगले पेज पे समझाते हैं। अच्छा जी, फाइनल में से इनिशियल, फाइनल कितना है, फाइनल है 1.44 k डॉट ई इनिशियल, और इनिशियल की जगह पे k डॉट ई लिखेंगे इनिशियल वाला, तो ये हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है। इसमें से इसको माइनस करना है 1.44 में से इस काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 लिखा हुआ है, समझ लो कुछ नहीं लिखा होता, ये हो जाएगा 0.44 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा। अब ये तो फ्रैक्शन में आंसर आया 0.44, इन परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। इट मीन 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि एक्चुअली बराबर आएगा 44% के बराबर। इसका मतलब अगर 1 यानी कि 20% का इजाफा होता है मोमेंटम में, तो काइनेटिक एनर्जी का इजाफा 44% होता है, 44% होता है। 22, the angular momentum vector of earth about its rotation axis due to its daily rotation is directed किस तरफ डायरेक्ट होगा, टेंजेंट टू द इक्वेटर, नो इक्वेटर के टेंजेंट नहीं होता। अगर अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है राइट हैंड रूल के मुताबिक वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा, सन की तरफ नहीं है, इसकी तरफ नहीं है, बल्कि आपने राइट हैंड रूल को देखना है कि अगर अर्थ रोटेट करती है ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्शन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो या तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नॉर्थ आ रहा है, साउथ दिया नहीं है, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी ड्यू टू रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो कि डेली रोटेशन होती है ना अर्थ की। क्वेश्चन नंबर 23, आ स्टोन 2 किलोग्राम का एक स्टोन है जिसको आधे मीटर की रस्सी के साथ बांधा गया और उसको हम गोल घुमा रहे हैं एक सर्किल के अंदर, और एंगुलर वेलोसिटी दी गई है 12 रेडियन पर सेकेंड। तो जो नेट टॉर्क होगा ऑन द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल के ऊपर नेट टॉर्क कितना होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो टॉर्क का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ना वो होगा बराबर आई अल्फ़ा वाला, ठीक है। आई अल्फ़ा का फार्मूला हमने ड्राइव किया था। इस फार्मूले के मुताबिक
अगर स्टोन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 12 रेडियन पर सेकेंड है ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फ़ा बराबर है 0 के। अगर अल्फ़ा बराबर है 0 के तो आई चाहे जितना भी हो उससे मल्टीप्लाई होके जो नेट टॉर्क है वो आप याद रखिए 0 के बराबर आएगा। टॉर्क अप्लाई होगा तो एंगुलर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब नेट टॉर्क जो है वो बराबर है 0 के। ठीक है जी। 24 अ मैन विद हिज आर्म्स एट हिज साइड्स इज स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनलेस टेबल व्हेन ही एक्सटेंड हिज आर्म्स। एक शख्स है जिसने जो है वो अपने बाजुओं को बॉडी के करीब किया हुआ है, साइड्स पर किया हुआ है, और वो एक फ्रिक्शनलेस लाइट टेबल के ऊपर गोल घूम रहा है। जैसे ही वो अपने हाथों को दूर करेगा, तो ये मैंने उस वीडियो में ही बताया था जो हमारे पास हमने वीडियो डिस्कस करी थी एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए। तो हमने देखा था कि जैसे ही वो हाथों को दूर फैलाता है वैसे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, और हाथों को करीब लाता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पे तो सवाल ये है, यहाँ पे तो उल्टा ऑप्शन हो गया ना, एंगुलर वेलोसिटी तो डिक्रीज़ होनी चाहिए, सेम नहीं रह सकती, इंक्रीज़ नहीं हो सकती। और जब वो हाथों को फैलाएगा तो फार्मूले के मुताबिक उसका रेडियस बढ़ेगा, तो रोटेशनल इनर्शिया भी डिक्रीज़ नहीं हो सकता। तो एक्चुअली दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है। तभी ये मिसाल मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले लेक्चर में आपको दी थी। 25 एक स्पेस स्टेशन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ एज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के तौर पे वो स्पेस स्टेशन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन एन एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन? 0। वजह क्या है? वजह यह है, हमसे मालूम करने के लिए कहा गया कि नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही होगी। नेट फोर्स यानी कि जो फोर्स अर्थ अप्लाई करती है टुवर्ड्स द सैटेलाइट, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेट। और वहाँ पे होती है वेटलेसनेस। क्यों वेटलेसनेस होती है? क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि वहाँ पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो बैलेंस हो जाता है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स बैलेंस होने की वजह से एक्सेलरेशन 0। दैट्स वाई वहाँ पे कोई भी वेट जो है वो फील नहीं होता, जिस कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं। 26 इफ़ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 के बराबर होता है तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। 1 रेडियन इज़ अबाउट 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्रीज़ के, या आप इसको याद रख सकते हैं कि ये बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज़ के। ठीक है। 180 को डिवाइड कराओगे पाई से यानी 3.14 से, तो 57 ही आएगा। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो रोटेशनल इनर्शिया होता है किसी भी व्हील का, वो होता है समीशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स का mr²। किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन। डायमीटर पर डिपेंड करता है क्योंकि रेडियस पर डिपेंड करता है। मास पे तो डिपेंड करता ही है। फिर वो मास कितना सेंटर के करीब है, कितना दूर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता तो स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता। स्पीड ऑफ रोटेशन तो डिपेंड कर सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो रोटेशनल इनर्शिया है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। 29 एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है और वो मूव कर रही है, मोमेंटम है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर उसके ऊपर फोर्स लगती है 0.2 न्यूटन की इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है ना, दोबारा से उसको यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। ठीक है। रिलेशन हमने क्या सीखा था? रिलेशन हमने सीखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चेंज होता है इन काइनेटिक एनर्जी का वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है। अब मोमेंटम का चेंज का स्क्वायर करके हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है? फाइनल जो मोमेंटम है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा? अगर इनिशियल मोमेंटम में मैं चेंज को ऐड कर दूं तो फाइनल आ जाएगा। ठीक है जी। इनिशियल तो हमें गिवन था, फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम, ये जो चेंज इन मोमेंटम है
ये एक्चुअली बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के। कितनी फोर्स है, कितना टाइम है, फोर्स लगी थी 0.2 और टाइम है 10 सेकंड तक, इनिशियल मोमेंटम ऑलरेडी 10 के बराबर है, तो ये हो गया 0.2 इंटू 10 2 और ये हो गया 12। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम तो कंफर्म है कि 12 के बराबर है। अब जो चेंज हमें निकालना होगा वो चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल 12 है, इनिशियल बराबर है 10 के, तो 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 2m दोनों में कॉमन रहेगा, उसको बाद में डिवाइड करा देंगे 2m, और मास है बराबर 5 के। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस का 100 और डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। 144 माइनस 100 44 डिवाइड बाय 10, 44 डिवाइड बाय 10 बराबर होगा 4.4 के। ठीक है, तो हमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 4.4 जूल्स के बराबर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है, विच ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। ये वही सवाल है जो इससे पहले मैंने आपको समझाया, आप मोमेंटम का रिलेशन अलग कर लो, काइनेटिक एनर्जी को हमें सेम रखना है, तो अपने आप समझ में आ जाएगी बात। जो रिलेशन हमने सीखा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के, तो बताइए मोमेंटम कैसे डिपेंड करेगा, 2m जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या रिलेशन बना, मास ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा, जितनी बॉडी हैवी होती है उतना मोमेंटम ज़्यादा होता है, मैक्सिमम मोमेंटम उसका होगा जो ऑब्जेक्ट हैवी होगा। 31 अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी है h हाइट से गिरती है, आफ्टर इट हैज़ फॉलन हाफ हाइट इट विल पोजेस ओनली पोटेंशियल ओनली काइनेटिक, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक, मोर पोटेंशियल लेस काइनेटिक। सही जवाब है हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, और इसको आप बड़े आसानी से लॉजिकली याद रख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब कोई बॉडी, ये ग्राउंड है और ये आगे अपनी टॉप पोजीशन पे, जब भी कोई बॉडी अपनी टॉप पोजीशन पर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बॉडी रुकी हुई है तो ज़ीरो होती है। जब बॉडी बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाली होती है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और क्योंकि बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाली है तो हाइट ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब सवाल ये है कि आधी हाइट पे क्या चक्कर होगा, तो याद रखिए फिर आधी काइनेटिक एनर्जी होगी और आधी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से आधी हो जाएगी और काइनेटिक ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर होता है पावर के, पावर इज़ द करेक्ट आंसर। टॉर्क होता है F इंटू डी, तो वेलोसिटी तो है नहीं, वर्क भी होता है F इंटू एस या F इंटू डी, एक्सेलरेशन तो आपको पता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी होता है, सो करेक्ट आंसर होगा पावर। 33 द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इमर्जेस आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट। अर्थ की स्केप वेलोसिटी पूछ रहे हैं, अर्थ की स्केप वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, याद रखिएगा, कैलकुलेशन कराई हुई है इसको लेक्चर में हमने। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, शेप साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है, तो ऐसी बात है, शेप और साइज़ पर डिपेंड, द ऑब्जेक्ट्स कलर एंड टेम्परेचर इस पर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करती, हाइट और मास पे डिपेंड करती है। स्पीड का कोई तस्करा नहीं है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पे डिपेंड करती है, तो हाइट इधर आ गई है। टेम्परेचर और कलर नाम की तो कोई चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं, बिल्कुल बेकार सी बात है, और शेप पे भी डिपेंड नहीं करती, मास और हाइट पर ही डिपेंड करती है। अगर आपको फार्मूला याद है तो वो है कैपिटल G m ओवर r, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। 35 द स्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मास पे, प्लैनेट के मास पे, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करती है, या फिर डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट पर। एक्चुअली वो डिपेंड करती है मास और रेडियस दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है किसी भी प्लैनेट के, जो कि या तो आपने 2gr वाला भी फार्मूला अगर याद किया होगा तो इससे भी आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ जी मास पे डिपेंड करती है, और कैपिटल G वाला अगर फार्मूला पढ़ा है तो भी बात करेक्ट है कि वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है,
और रेडियस पर भी डिपेंड करती है। 36, एक कंप्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट है, हमेशा डिस्प्लेस करता है। कंप्लीटली सबमर्ज से मुराद ये है कि अगर किसी बॉडी को मुकम्मल तौर पे किसी कंटेनर के अंदर डाल दें तो वो किस चीज़ को डिस्प्लेस करता है? वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, जिसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, आप लोगों ने क्लास 10th वगैरह में ही पढ़ी होगी। अगर एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जिसके अंदर लेट से कोई भी लिक्विड फिल हुआ है, इसके अंदर मैं किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पे लिक्विड के अंदर डिप कर देता हूँ, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि वाटर का लेवल राइज़ हो जाएगा। जब मैंने इसको डिप किया यहाँ पे तो वाटर का लेवल राइज़ हो गया। ये जो चेंज आया है, चेंज इन वॉल्यूम, वो एक्चुअली बराबर होता है इसके अपने वॉल्यूम के। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज़ ग्रेटेस्ट। प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर यूनिट एरिया पर। इट मीन्स एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट होगा, तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। अब आप देख लो, पहले वो अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है तो पैरों का एरिया ज़्यादा हो गया। वो एक पैर के ऊपर खड़ा हो रहा है 1 फुट के ऊपर, थोड़ा सा एरिया कम हो गया, ठीक है। एक पैर के टो पे खड़ा हुआ है, अंगूठों पे खड़ा हुआ है, और फिर वो ज़मीन पे फ्लैट लेट रहा है, तो सबसे कम जो एरिया है वो तब होगा जब वो अपने पैर के टो के ऊपर खड़ा होगा। इस वजह से जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इन अ स्टेशनरी होमोजीनस लिक्विड, अगर एक स्टेशनरी होमोजीनस लिक्विड है तो उसका जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है रॉ जी एच, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर इज सेम एट द ऑल पॉइंट्स, नहीं। हाइट का फ़र्क होता है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, नहीं। प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इज़ सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल, क्योंकि जिन पॉइंट्स की हाइट बराबर है वहाँ पे प्रेशर भी बराबर रहेगा। वन पिस्टन इन द हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज़ एन एरिया दैट इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ द अदर। हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक पिस्टन का जो एरिया है वो दूसरे एरिया के ट्वाइस है। व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर स्मॉलर पिस्टन के ऊपर डेल्टा पी बढ़ाते हैं तो बताइए बड़े वाले प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? याद रखिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जितना प्रेशर का चेंज आएगा एक पॉइंट पर उतना ही प्रेशर का चेंज आएगा उस लिक्विड में हर जगह पर। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेल्टा पी के बराबर का ही फ़र्क आएगा। ये मत सोचना कि एरिया ज़्यादा है कम है, फोर्स ज़रूर वेरी करती है लेकिन जो चेंज इन प्रेशर है वो थ्रू आउट लिक्विड सेम रहेगा। इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़, वैक्यूम जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट का मास नहीं होता, वेट नहीं होता, नन ऑफ दिस। एक्चुअली उसके ऊपर कोई बॉयंट फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई अपथ्रस्ट नहीं लगता। अपथ्रस्ट हवा की वजह से या किसी फ्लूइड की वजह से होता है ना, तो वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब कोई बॉयंट फोर्स अप्लाई नहीं होगी। 41, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, जो प्रेशर होता है फिर वही फॉर्मूला है प्रेशर का, रॉ जी एच। वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ द पॉन्ड हाइट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया पॉन्ड का जितना भी होगा उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होगा। सरफेस टेंशन पे हो सकता है पर प्रेशर पे नहीं। सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है फ्रेश वाटर से, तो जो कश्ती है वो दोनों में फ्लोट करती है, तैरती है, फ्रेश वाटर में भी सॉल्ट वाटर में भी। लेकिन जो बॉयंट फोर्स है वो सॉल्ट वाटर में फ्रेश वाटर के लिहाज से क्या होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी? बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रॉ जी वी। हाँ, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ज़्यादा, बॉयंट फोर्स ज़्यादा। सॉल्ट वाटर की कह रहे हैं डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उससे बॉयंट फोर्स भी ज़्यादा ही होगी। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज़, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो जो फ्लो रेट होगा वो थ्रू आउट द पाइप कांस्टेंट रहता है। फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है A इंटू वी, जो कि कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में फ्लो रेट हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। हर सरफेस के लिए नहीं होता, ग्रेटर फॉर लार्जर पाइप नहीं, फ्लो रेट चेंज नहीं होता, स्पीड बदल सकती है एरिया की वजह से, फ्लो रेट सेम रहता है। एज द स्पीड ऑफ द मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेज, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल,
जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा। ये कह रहे हैं जैसे जैसे स्पीड फ्लूइड की बढ़ती रहती है तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ प्रिंसिपल अगर हाइट इक्वल है, अगर हाइट इक्वल है तो हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर जो कि 1/2 रॉ वी स्क्वायर के बराबर होता है, इनका सम कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि इनमें से अगर कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी अपने आप कम होके उसके सम को बैलेंस कर देती है। 45 द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेज, एरिया कम स्पीड ज़्यादा क्योंकि फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा। एक स्काई डाइवर है, वो फॉल कर रहा है थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जो फोर्स होती है एयर रेजिस्टेंस की ऑन हिम इज़ इक्वल टू हिज वेट, उसके वेट के बराबर हो जाती है। ठीक है, तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में आया कि जितना उसका वेट होता है उतनी ही एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर की तरफ एक्ट करती है। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है विद टर्मिनल वेलोसिटी। विंड स्पीड एज इट ब्लोज ओवर द टॉप ऑफ द हिल, स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, स्पीडिंग अप स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, डिक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर। A fluid is undergoing incompressible flow, एक फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कर रहा है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं हो सकता मतलब उसकी डेंसिटी नहीं बदल सकती, तो डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम और लोकेशन, लोकेशन और टाइम के लिहाज से डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। यह है इनकम्प्रेसिबल का मतलब, डेफिनेशन है बेसिकली उसकी। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और अगर यही सवाल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बजाय बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का होगा तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, थोड़ा सा ये आपने याद रखना है। 50 द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 51, दो चार्जेस हैं जिनको प्लेस किया गया है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई से भी दो चार्जेस हैं किसी फासले के ऊपर रखे हुए हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है मैं उसको डबल कर दूं, द फोर्स विल बिकम, तो फोर्स कितनी हो जाएगी। देखिए जब दो चार्जेस के दरमियान की फ़ोर्स की बात हो रही हो तो इसका मतलब बात हो रही है कूलम्स लॉ की। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 यानी कि दोनों चार्जेस का अमाउंट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दोनों चार्जेस को सिर्फ हमने डबल कर दिया, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं बदला, ये वाले चार्ज को भी डबल कर दिया, ये वाले चार्ज को भी डबल कर दिया। तो अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर देंगे तो 2 2s आर, ये जो फोर्स है वो एक्चुअली 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 2 2s आर 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, दोनों चार्जेस को डबल कराए, एक चार्ज को नहीं, अगर एक को किया होता तो डबल ही होती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से कौन जो है वो डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हुए। अब याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हुए चार्ज्ड पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है ना, वही बेंड होते हैं, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाता है। तो इसमें से जो न्यूट्रल होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा और जिसके पास चार्ज होगा वो डिफ्लेक्ट होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। फोटोन हैज़ नो चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ज़रूर डिफ्लेक्ट होता है। द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए, फ्लक्स है किसी फ्लैट सरफेस से गुजर रहा है जिसका एरिया ए के बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर है, तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा ए, या ए फ़िलहाल कहा है,
और डॉट को रिमूव करते हैं तो ई, और एरिया आता है और साथ में आता है कॉस थीटा। अब मेन बात यह है कि ई और ए तो सेम रहेगा, सब कुछ डिपेंड करता है एंगल पे कि किस एंगल के ऊपर जो है वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास है। जो कॉस का मैक्सिमम आंसर आता है, यानी कि जो 1 आंसर आता है कॉस का, वो तब आता है जब थीटा बराबर होता है 0 डिग्री के। ठीक है, तो फ्लक्स ही मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 0 डिग्री के बराबर हो। अच्छा, 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? एरिया इज पैरेलल टू ई, दिस वन। अगर एरिया पैरेलल होगा ई के, तो ऐसी सूरत में जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मैक्सिमम होता है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज एफ। दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स है जो कि एयर में रखे हुए हैं, वो फोर्स एफ है। इफ़ एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी वाले मीडियम को हमने रिप्लेस किया, तो बताइए जो फोर्स है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी। अब ये बात कंफर्म है रिड्यूस हो जाएगी, तो डिवाइड में ही कुछ आना चाहिए, मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन तो अब आप भूल ही जाइए। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कुछ बात करेक्ट होनी चाहिए। देखो, वैसे जो फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि K की वैल्यू होती है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जब किसी और मीडियम में होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर भी आता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर आता है। ठीक है, अब बाकी सारी वैल्यू तो सेम रही जो कि F के बराबर है, इसको F डैश कर देते हैं। इस सूरत में जो नई फोर्स है जिसको F डैश बोल रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू तो F के बराबर होगी, सिर्फ डिवाइड में जो एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि रिड्यूस उतनी ही होती है जितना कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या रिलेटिव परमिटिविटी होती है। सो करेक्ट आंसर इज बी, F डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, जिसको हम आर से शो करते हैं, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और नेगेटिव साइन तो लगा हुआ ही होता है, तो ये डेफिनेशन हमने अलग से पढ़ी थी इलेक्ट्रिक, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। 56, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी प्लेन एरिया से विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द एरिया इज हेल्ड एट एन एंगल डैश विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के। 56, देखिए जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ई ए। ठीक है, और जो एक्चुअल फार्मूला होता है फ्लक्स का वो क्या हो जाएगा, वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये कह रहे हैं कि किस एंगल के ऊपर जो फ्लक्स है वो हाफ हो जाता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर हो जाता है। इसकी जगह पे मैक्सिमम फ्लक्स पुट कर देते हैं, ये आ गया फ्लक्स, ठीक है, और ये आ गया मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर मैक्सिमम फ्लक्स के, मैक्स लिख देता हूँ। और ये कह रहे हैं कि किस एंगल के ऊपर जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम के हाफ के बराबर हो जाता है। कंडीशन यही थी ना, कंडीशन ये है कि किस फ्लक्स के ऊपर, यहाँ से देखना शुरू करो, फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लक्स की जगह पे फ्लक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे ई ए कॉस थीटा, और मैक्सिमम फ्लक्स की जगह पे मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि सिर्फ ई ए आएगा। तो ई ए से ई ए कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या करना है, कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2 के, और क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस इन्वर्स करना पड़ेगा 1/2, और कॉस इन्वर्स 1/2 बराबर होता है 60 डिग्रीज़ के। इसका मतलब 45 डिग्री नहीं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा आंसर है तो 45 पर आ रहा है, बल्कि जो फ्लक्स होता है वो हाफ हो जाता है मैक्सिमम फ्लक्स के जब एंगल बराबर होता है 60 डिग्रीज़ के बराबर। 57, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर की वो किस पर डिपेंड नहीं करती। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के बराबर। ठीक है, जो फॉर्मूला है सी का, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी होता है। अब
एरिया पर तो डिपेंड करता है, लिखा हुआ है, डी सेपरेशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है, एप्सिलॉन जो है वो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक को शो करता है, तो इन तीनों पर तो डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता तो प्लेट की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता कि प्लेट की थिकनेस ज़्यादा है या कम है, इससे चार्ज के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपेसिटेंस पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विच हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट और 16 कूलम का चार्ज है। ठीक है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक C बराबर होता है Q/V के। तो चार्ज कितना है, चार्ज है 16 कूलम और वोल्टेज है 4 वोल्ट, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 फैराड के बराबर। करेक्ट आंसर होगा 4 फैराड। 59 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज़, करेक्ट आंसर आपको पहचानना है, एनर्जी स्टोर्ड का हाफ CV² के बराबर होता है, डायरेक्ट फार्मूला है उसको आपने याद रखना है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, कोई RC सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट जो कि कंसिस्ट करता है 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पे और 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो बताइए टाइम कांस्टेंट कितना होगा। टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो टाइम कांस्टेंट एक्चुअली बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। R तो है बराबर 100 ओम के रेजिस्टर के, और C क्या है, C है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी है 100 लेकिन माइक्रोफैराड है ना, तो हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁻⁶। तो आप क्या करें, आप 100 को मल्टीप्लाई कराएं 100 एक्सपोनेंट -6 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.01। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा, 0.01 सेकंड, इसको हमें देखना है जो कि C वाला ऑप्शन है। 61 द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर फॉलोज, जो चार्जिंग होती है किसी भी कैपेसिटर की थ्रू अ रेजिस्टेंस एक्चुअली यानी कि RC सर्किट की, वो एक्चुअली फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल लॉ को, और उसके फॉर्मूले में भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। 62 व्हेन द टोटल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज़ डबल्ड, अगर चार्ज को आप डबल कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी। रिमेन्स द सेम, इज़ डबल्ड, इज़ हाफ, इज़ क्वाड्रपल्ड। अब यहाँ पर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ना एक थोड़ी सी लॉजिक है, उसको आपने याद रखना है। देखिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली बराबर है 1/2 QV के, ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन है कि चार्ज को हम डबल करते ही कैसे हैं। चार्ज को डबल करने के लिए एक बात आप याद रखिएगा, चार्ज भी डबल करना पड़ता है और वोल्टेज को भी डबल करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो डबल हो जाए, तो नतीजे में आपको वोल्टेज को भी डबल करना पड़ेगा। तो अगर आप चार्ज को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और आप वोल्टेज को ही मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी बराबर है 1/2 Q/V के। तो अगर आप चार्ज को डबल करते हैं तो उसके लिए आपको वोल्टेज को डबल करना ही पड़ेगा हर सूरत में। तो 2 2s are एनर्जी जो है वो लाजमी तौर पे 4 गुना बढ़ेगी, क्वाड्रपल्ड हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। अगर चार्ज डबल हो रहा है तो वोल्टेज को तो ऑब्वियसली डबल करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है 4 टाइम्स, यानी कि इज क्वाड्रपल्ड। 63 कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डायरेक्ट करंट को, कैपेसिटर काम करता है ऑल्टरनेटिंग करंट में और वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, जो रेजिस्टेंस है किसी सुपर कंडक्टर की वो कितनी होती है। याद रखिए जो सुपर कंडक्टर है उसका मतलब ही होता है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो, ठीक है, उसका नाम ही सुपर कंडक्टर इस वजह से है क्योंकि उसमें पाई जाने वाली रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। 65 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना और उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो एक्चुअली वो बराबर होता है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट को पास होने देना, रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना और कंडक्टेंस का मतलब है पास होने देना। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, वोल्टेज हम चेंज करते रहते हैं, करंट चेंज होता रहता है, तो वो बनता है एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज चेंज करते हैं जिसकी वजह से करंट चेंज होता रहता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, डेफिनेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो कि बैटरी ऑफर करती है, या आप कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो जो ऑफर करती है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। बाकी जो है वो एक्सटर्नल वाली होती है। कंडक्टर जो देता है वो तो नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है और रजिस्टर वाली भी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर वाली इंपीडेंस वगैरह ये सब अलग अलग है। व्हाट इज़ अ पोटेंशियोमीटर प्राइमरीली यूज्ड फॉर, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी मकसद क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है उसको इस्तेमाल करने का। क्या पोटेंशियोमीटर से करंट नापते हैं? जी नहीं, पोटेंशियोमीटर से करंट नहीं नापते। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज नापते हैं? जी नहीं। क्या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नापते हैं? नहीं, वो काम हम मीटर ब्रिज
या व्हीटस्टोन ब्रिज से करते हैं। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करना, और वो आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। मीटर मतलब मेजरमेंट और पोटेंशियो वर्ड जो आया वो पोटेंशियल से आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर को। द हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। हीट सेंसिटिव डिवाइस जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर उसे कहते हैं थर्मिस्टर। जहाँ पर थर्म जो है वो हीट को शो करता है और रेजिस्टर से शॉर्ट फॉर्म ली गई स्टर, तो ये एक ऐसा रेजिस्टर होता है जो कि हीट के बेसिस के ऊपर काम करता है, तो इस वजह से इसका नाम दिया जाता है थर्मिस्टर। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए के बराबर है, लेंथ एल के बराबर है, रेजिस्टेंस आर के बराबर है। दो पार्ट्स में हमने इसे कट करा, तो बताइए रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखिएगा जो रेजिस्टिविटी है फॉर्मूले के मुताबिक जाओगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे तरीके से। जो रेजिस्टिविटी होती है वो बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब एक तार कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो, कितना ही मोटा क्यों ना हो। जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। तो अगर आप किसी तार को 2 हिस्सों में काट भी देते हो तो मटेरियल थोड़ी बदलेगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी हर एक पार्ट की सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 71, दो सिंपल पेंडुलम्स हैं ए और बी जिनकी लंबाइयाँ बराबर हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट मास ऑफ ए इज़ ट्वाइस द मास ऑफ बी, लेकिन ए का जो मास है वो बी का ट्वाइस है। टाइम पीरियड टी ए है और टी एस है, एनर्जीज़ हैं ई ए और ई एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ई बी कर लो, ये टी बी है और ई बी है, ए का ई ए हो गया और उसका ई बी हो गया। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्योंकि लंबाइयाँ बराबर हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बराबर है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है, वो तो मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा ए वाले का वो बराबर होगा टाइम पीरियड ऑफ बी के, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो तो बराबर रहेगा। अब फ़र्क किस चीज़ का आएगा, एनर्जी जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है मास पे। देखो दो किस्म की एनर्जी हो सकती है ना, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों ही डिपेंड करती हैं मास के ऊपर। तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी जो है वो मास के लिहाज से वेरी करती है, मास ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। अब ये क्या कह रहे थे, किसका मास ज़्यादा है किसका मास कम है, ये कह रहे हैं कि मास ऑफ ए इज़ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी। तो मास ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब ए की एनर्जी ज़्यादा होगी। ए की एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब अब हमें क्या क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एक तो ये वाली बात ढूंढनी है और दूसरा ढूंढना है कि ए की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए बी की एनर्जी से, क्योंकि ए का मास ज़्यादा है। टी ए इज़ इक्वल टू टी बी और ई ए इज़ ग्रेटर दैन ई बी। टी ए इज़ इक्वल टू टी बी एंड ई ए इज़ ग्रेटर दैन ई बी। अब यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, वो उसमें हो गया होगा बहरहाल, क्योंकि ये तो लेस देन वाला है ना। करेक्ट आंसर है कि दोनों के टाइम पीरियड बराबर है, लेकिन एनर्जी ए की ज़्यादा है और बी की कम है। 72, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल कर दें तो मास वाली बात तो गलत हो गई, मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो मास वाली बातों को आप छोड़ दें, लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ को डबल करना चाहिए, क्वाड्रपल करना चाहिए, यानी कि 4 गुना करना चाहिए। करेक्ट आंसर ये है कि हमें उसे 4 गुना करना चाहिए। हमें कैसे पता रहेगा कि उसको 4 गुना करना चाहिए कि 2 गुना करना चाहिए, ये रहा फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक अगर मैं L को डबल कर देता हूँ, लेट से मैं A को 2L कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट होने के बाद 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4, यानी कि जो टाइम पीरियड है 1.4 टाइम्स हो जाएगा। बट अगर मैं L को मल्टीप्लाई कराता हूँ 4 से, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इस पूरी वैल्यू के साथ 2 आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो लंबाई को 4 गुना करेंगे तो टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा। लंबाई को अगर आप जितना भी करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप लंबाई को 9 गुना कर देंगे तो 9 का स्क्वायर रूट जो है टाइम पीरियड 3 गुना हो जाएगा। ये है लॉजिक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 73, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड ए के बराबर है और टाइम पीरियड स्मॉल टी के बराबर है, तो बताइए उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आपने याद रखना है। मैक्सिमम स्पीड का वैसे फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है उसका एम्पलीट्यूड
और एम्पलीट्यूड के साथ आता है ओमेगा। ठीक है, एक्चुअल फार्मूले में ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड आता है। कैसे निकाल सकते हो? नॉर्मल वेलोसिटी का जो फार्मूला है ना, ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जिसको हम एक्स नॉट से शो करते हैं, एक्स नॉट का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने एम्पलीट्यूड को ए बोला था तो मैंने ए लिख दिया। वो रिड्यूस भी कर सकते हो आप, मैंने वीडियो के अंदर अपलोड किया हुआ है। अच्छा, ओमेगा का क्या फार्मूला होता है? टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। इसका मतलब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। ए ही रहा और ओमेगा की जगह पर आ गया 2 पाई, डिवाइड में आ गया टी। तो मैक्सिमम स्पीड होती है ए इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी। ठीक है, डिवाइड में टी आना चाहिए। 2 पाई इंटू ए डिवाइड बाई टी, ये वाला करेक्ट है। 74, एक स्प्रिंग है, अटैच किया हुआ है हमने, लोड ऑफ वेट W, उस पर W वजन लटकाया हुआ है, वो वाइब्रेट हो रहा है, टाइम पीरियड T है। इफ़ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसी स्प्रिंग को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया, और सेम लोड हमने सस्पेंड कर दिया वन ऑफ दीज, किसी भी एक से, तो बताइए नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम होगा? ठीक है भाई, अब समझने वाली बात यह है कि जब हम स्प्रिंग की लेंथ को शॉर्ट कर देते हैं, 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो स्प्रिंग और स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ होने का मतलब उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो एक्चुअल कांस्टेंट से 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स में रिजॉल्व करा था तो 4 गुना ज़्यादा होगी। अब अगर मैं नए टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो नया टाइम पीरियड बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट एल 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के के। ठीक है, बल्कि अगर टी डैश कर रहे हैं तो के डैश कर देते हैं। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4 के, क्योंकि के डैश जो है वो 4 गुना हो गया। स्प्रिंग को हमने 4 हिस्सों के अंदर ब्रेक किया था, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वो तो आ जाएगा बाहर, उसको हमने बाहर लिख दिया। बाकी जो वैल्यूज़ बची 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ये एक्चुअली बराबर होगा एक्चुअल टाइम पीरियड के, क्योंकि के आ गया। इसका मतलब जो हमारा नया टाइम पीरियड है वो असल वाले टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा अगर हम स्प्रिंग को 4 पीसीस के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो वो स्टिफनेस की वजह से करेक्ट आंसर होगा T/2 के बराबर। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है वो बच्चा जो झूले पे झूल रहा था, तो टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी, टाइम पीरियड स्विंग का कितना हो जाएगा? देखिए मैं आपको बात को समझाता हूँ। अगर बच्चा बैठ के झूल रहा है किसी भी पेंडुलम के ऊपर, ठीक है, स्विंग के ऊपर 75 है नहीं, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ से बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है और वो फ़िलहाल सिटिंग पोजीशन के अंदर है। ठीक है ना, वो यहाँ पर बैठा हुआ है इस तरीके से और वो झूल रहा है झूला। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पर आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आएगा, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो इतनी बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर वही बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है इसी झूले के अंदर, इसी झूले के अंदर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है, यहाँ कहीं पर खड़ा हो जाता है और इसको पकड़ लेता है, तो अब आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पर आ गया, तो जो एक्चुअल लेंथ है पेंडुलम की वो कम हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई। तो जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला बताता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसके मुताबिक अगर लंबाई कम हो गई है, अगर लंबाई कम हो गई है तो इसका मतलब टाइम पीरियड को भी कम हो जाना चाहिए। अब सवाल ये था ना, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? याद रखिए इस सूरत हाल में टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंडुलम शॉर्टर हो जाएगी। 76, एक बॉडी ऑसिलेट करती है एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ड्राइविंग फोर्स एफ है, तो इसका मतलब ये है ये ऑसिलेशन क्या कहलाएगी? इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। किसी फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, 77 इसी से मिलता जुलता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन, और फिर बॉडी उसी के साथ ऑसिलेट कर रही है और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो भी ओमेगा डी के बराबर है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस तब होता है जब जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है अगर वो बराबर हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस सूरत के अंदर बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है और रेजोनेंस हो जाता है। करेक्ट आंसर सी है। अ हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन, जो रेजोनेंस कर्व हम बनाते हैं वो एक्चुअली हम बनाते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। आप देख भी सकते हैं बुक के अंदर
कि जो ग्राफ है वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, जो कि हैवीली डैम्प्ड होता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट कर्व बनता है, और जितना कम डैम्पिंग होती है उतना एक पीक सी नज़र आती है उस ग्राफ के अंदर। द स्पीड v ऑफ द वेव, एक वेव है जो कि यहाँ पर इससे शो हो रही है, तो बताइए उसकी स्पीड को हम किससे शो कर सकते हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला स्पीड के लिए सही रहेगा। वैसे स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वैसे स्पीड का फार्मूला होता है f लैम्डा के बराबर। अब आपको f का फार्मूला पता होना चाहिए और लैम्डा का फार्मूला पता होना चाहिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फार्मूले के मुताबिक v बराबर होता है f लैम्डा के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वैसे आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, तो जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का वो इसका उल्टा ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो लैम्डा है k बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय k के बराबर। 2 पाई से 2 पाई होगा कैंसिल, बचेगा जस्ट हमारे पास ओमेगा ओवर k। तो स्पीड इस केस के अंदर ओमेगा अपॉन k के बराबर होनी चाहिए, दिस वन। दो साउंड वेव्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, एक साइन पे डिपेंड कर रही है, कॉस पे डिपेंड कर रही है। तो जो फेज़ डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान का वो कितना होगा, याद रखिए एक का फंक्शन साइन है और एक का फंक्शन कॉस है। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये कि मैं आपको सबको बता देता हूँ, दोनों के दरमियान का फेज़ डिफरेंस आप याद रखिए 90 डिग्री के बराबर होता है। साइन और कॉस के दरमियान में जो फेज़ का फ़र्क होता है वो 90 डिग्रीज़ होता है, और 90 डिग्री बेसिकली बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो इसको आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। इफ़ VA, VH एंड VM आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, VA का मतलब एयर वाली स्पीड है, VH का मतलब हाइड्रोजन गैस वाली स्पीड है, VM का मतलब मेटल वाली स्पीड है। टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो सॉलिड्स में होती है साउंड की, तो इसका मतलब VM तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्या इधर VM सबसे ज़्यादा है? नहीं। क्या VM इधर सबसे ज़्यादा है? नहीं। क्या VM इधर सबसे ज़्यादा है? नहीं। करेक्ट आंसर तो यही है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता कि VH ज़्यादा होगा VA से, उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है। जो स्पीड का फार्मूला है वो बराबर होता है, या आप ऐसा समझ लो पूरे फार्मूले के बजाय जो स्पीड है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है गैस के मोलर मास पे। जितना गैस का मास ज़्यादा होता है उतनी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जितना मास ज़्यादा होता है स्पीड इतनी कम हो जाती है, और ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ गैसेस की, ये फार्मूला गैस पे अप्लाई होता है। तो एयर का मास ज़्यादा है उसमें स्पीड कम होगी, मास ज़्यादा स्पीड कम, तो कन्फर्म है सबसे ज़्यादा होगी मेटल में, फिर होगी हाइड्रोजन में, फिर होगी एयर में। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड है। अगर एयर प्रेशर को डबल कर देते हैं एट द सेम टेम्परेचर तो स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी, क्योंकि फैक्टर समझाते हुए ये बात मैंने बताई थी, डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड कम हो जाती है, लेकिन प्रेशर चेंज करने से स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं डेंसिटी ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देती है फार्मूले के मुताबिक। सो जो 6 फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर जो है वो प्रेशर का है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर जो है उसको बढ़ाओगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो चेंज आ रहा था प्रेशर के बढ़ाने की वजह से, कम होने की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगा। 83 द लेंथ ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, जो लेंथ है पाइप की जो कि क्लोज हुआ है एक एंड के ऊपर, वो L के बराबर है, ठीक है। और उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 गुना है। स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, फ्रीक्वेंसी बराबर है 7 गुना के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। सो व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, तो नोड्स के दरमियान का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो अब सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि क्वेश्चन मैंने पूछा, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन नोड्स वो कितना होता है 83 पर ना, क्वेश्चन नंबर 83। तो मिसाल के तौर पे इस तरीके से ये वेव आ रही है, नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो नोड्स के दरमियान का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, ये वो एक्चुअली लैम्डा के हाफ के बराबर होता है, यानी कि लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। जो एक्चुअल क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा एस कर देता हूँ, वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो अगर किसी तरीके से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलती है? लैम्डा की वैल्यू के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्लोज्ड पाइप की बात हो रही है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n लैम्डा डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला है। अच्छा जी, अभी क्या करें, कितने हमारे पास लूज़ बन रहे हैं, हमारे पास 7 लूज़ बन रहे हैं, तो ये आ गया 7 लैम्डा बाय 4। 7 लैम्डा बाय 4 से लैम्डा की वैल्यू को अलग किया
तो 4L डिवाइड बाय लेमडा 4L डिवाइडेड बाय 7 आएगा। और अगर इस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है 4L ओवर 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4L ओवर 7 1 ओवर 2 आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, करेक्ट आंसर होगा 2L ओवर 7 के बराबर। सो हम करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे 2L ओवर 7 या 2 ओवर 7L कर लो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 84, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच 2 वेव्स ऑफ वेवलेंथ, एक की वेवलेंथ 50 है, एक की वेवलेंथ 50.4 सेंटीमीटर है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 60 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। 60 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पर सेकेंड। हमें बतानी है कि स्पीड कितनी होगी। तो इधर भी पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। 50 है और 50.4 सेंटीमीटर है। 84, ठीक है जी। अब जो फॉर्मूला है ना बीट फ्रीक्वेंसी का वो होता है, बस दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में माइनस करना है। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कितनी है, लेकिन एफ वी बराबर होता है एफ लेमडा के, तो एफ़ की वैल्यू हो जाएगी वी ओवर लेमडा 1 कर देते हैं माइनस वी ओवर लेमडा 2 कर देते हैं, ये आ जाएगा बराबर एफ पी के। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं 6 बीट्स 50 और 50.4 पर 6 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। वी डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर है, मीटर में हो जाएगा 0.5 मीटर और 50.4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.504 मीटर के बराबर। तो ये हमने कर दिया 0.5 माइनस 1/0.504, ठीक है। वी कॉमन, वी को कॉमन लेना है 1 ओवर 0.5 माइनस का 1 ओवर 0.504 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। इसको डायरेक्टली बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा। क्या उसको लंबा खींचना, तो वैल्यूज पुट कर दो कैलकुलेटर के अंदर। 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.5, ठीक है जी। और फिर आ गया माइनस का 1 ओवर 0.504, 6 इज इक्वल टू वी 0.015, ठीक है। रीअरेंज कर लो, v की वैल्यू चाहिए थी हमें। सो 6 डिवाइड बाय 0.015, 6 डिवाइड बाय 0.015 इट इज़ इक्वल टू 400। सो करेक्ट आंसर विल बी 400 मीटर्स पर सेकेंड, 400 मीटर्स पर सेकेंड। 85, द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज, स्पीड ऑफ वेव है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 2 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है। तो बताइए वेवलेंथ कितनी होगी। तो सॉल्व करना है सीधा सीधा, तब कोई मुश्किल नहीं है। वैल्यूज़ हैं 85, फॉर्मूले के मुताबिक v बराबर होता है एफ लेमडा के, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं बराबर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम और लेमडा, और यहाँ पर आ गई v की वैल्यू। अब गिवन क्या क्या था वो पुट करना है हमें। 760 और नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी पास हो रही हैं, 2 मिनट की बात हो रही है तो 120 सेकेंड होंगे। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, नंबर ऑफ़ वेव्स हैं 3600, ठीक है। और लेमडा हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ये आ गया 3600 लेमडा कैलकुलेट करना है। तो अगर लेमडा को अलग करते हैं तो 760 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 3600, 760 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइडेड बाय 3600, ये हो गया 25.3 मीटर्स, ऐसा यूनिट। सो करेक्ट आंसर चूज़ करना है 25.3 मीटर्स के बराबर। 86, हाइगन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव्स, जो हाइगन का कॉन्सेप्ट था सेकेंडरी वेव्स का, वो हमें क्या चीज़ किस चीज़ में मदद करता है, फोकल लेंथ मालूम करने में। ज्योमेट्रिकल मेथड है टू फाइंड वेव फ्रंट, सेकेंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। जो हाइगन का कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी वेव बनाने का, हाइगन्स प्रिंसिपल, वो एक्चुअली हमें वेव फ्रंट बनाने में मदद करता है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेम इंटेंसिटी आ रही थी पहले दोनों स्लिट से,
लेकिन अगर एक की इंटेंसिटी को हम कम कर दें तो बताइए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर दोनों की इंटेंसिटी सही थी ना तो परफेक्ट जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, परफेक्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, डार्क फ्रिंज बन रहा था। लेकिन अब क्योंकि एक में रिड्यूस कर दिया तो दोनों ही सही नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो ब्राइट लाइट थी वो उतनी ब्राइट नहीं आएगी और जो डार्कनेस थी वो उतनी डार्क नहीं रहेगी एक की इंटेंसिटी को चेंज करने की वजह से। तो ब्राइट फ्रिंजेस थोड़े से डार्कर हो जाएंगे और डार्क फ्रिंजेस थोड़े से ब्राइटर हो जाएंगे अगर हम एक की इंटेंसिटी को बदलते हैं तो। 88 इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड, स्लिट्स का डिस्टेंस भी डबल कर दो, स्क्रीन का डिस्टेंस भी डबल कर दो, वाइल द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज हाफ, सॉरी जो डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का उसको डबल करा है और जो स्लिट सेपरेशन है उसको हाफ किया है। तो बताइए फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ बराबर होता है लैम्डा एल ओवर डी के। अब ये कह रहे हैं कि लेंथ को हमने डबल करा, चलो भाई कर दिया, लेकिन डिस्टेंस को हमने कितना करा, डिस्टेंस को हमने हाफ करा, डिवाइड बाय 2 करा। पूरी वैल्यू जब निकालेंगे तो डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाके हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब होगा ये कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है, फ्रिंज विड्थ है, वो हो जाएगी 4 गुना 4 टाइम्स के बराबर। एक रे ऑफ लाइट है जो कि पास कर रही है हवा से पानी में, वो सरफेस पे टकराती है पानी के, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज़ है। तो विच ऑफ दीज क्वांटिटीज़ चेंज, कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सी बात है, याद रखिए सब कुछ बदल जाता है सिवाय फ्रीक्वेंसी के। जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है ना, बस आप एक बात अपने पास जहन में बैठा लें कि फ्रीक्वेंसी के अलावा सब चेंज हो जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है और वेवलेंथ बदल जाती है, इंटेंसिटी बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो सवाल ये था कि कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है। याद रखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, 2 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में क्या क्या चेंज होगा, वेवलेंथ बदलती है, हाँ बदलती है, स्पीड बदलती है, डायरेक्शन बदलती है, यानी 1 भी बदलेगा, 3 बदलेगा, 4 भी बदलेगा, 1 भी बदलेगा, 3 बदलेगा और 4 भी बदलेगा। एक हिल सेपरेट करता है टीवी के ट्रांसमीटर को एक घर से, लेकिन ट्रांसमीटर नज़र नहीं आता घर से, बट स्टिल टीवी के जो सिग्नल्स हैं वो सही पहुंचते हैं, क्योंकि जो वेव्स हैं वो एक्चुअली बेंड होकर भी पहुंच सकती हैं, और बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व हुआ। विच इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय रिप्लेसिंग ग्रेटिंग विद वन दैट हैज़ मोर लाइन्स पर मिलीमीटर। अगर ज़्यादा लाइन्स बनती हैं पर मिलीमीटर तो बताइए कौन सा इफेक्ट जो है वो देखने में आएगा। तो अब एक बात जहन में रख लीजिए कि जब मोर नंबर ऑफ़ लाइन्स पर मिलीमीटर होंगी, तो जब लाइन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ मैक्सिमा जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ मैक्सिमा कम बनेंगे, अब ज़्यादा मैक्सिमा नहीं बनेगा, और साथ साथ जो एंगल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। जितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स होंगी पर मिलीमीटर उतना लाइट और ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमाज हैं वो दूर दूर बनेंगे। तो करेक्ट आंसर ये है कि नंबर ऑफ़ मैक्सिमा डिक्रीज़ हो जाएंगे, एक तो बात है कि कम हो जाएंगे, और दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि उनके दरमियान का एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बी में क्या लिखा हुआ है, ये आ गया बी, मैक्सिमा डिक्रीज़ हो गया और जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर था उनके दरमियान में जो एंगल है वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पोलराइज लाइट, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट, या डबल रिफ्लेक्शन करते हैं, या कन्वर्ट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को सर्कुलरली पोलराइज लाइट में। देखिए जो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, ऑप्टिकली एक्टिव, उनका काम सिर्फ होता है जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ना उसको रोटेट करना। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको मिलेगा नहीं बुक के अंदर, क्योंकि पता नहीं MCQs में तो है, पर बुक में आपको पोलराइजेशन का टॉपिक नहीं मिलेगा, तो 92 और 93 आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और लेकिन बहरहाल मैंने शामिल कर दिया क्योंकि बुक के अंदर तो थे। और इसी तरीके से 93 के अंदर जब भी पोलराइड को घुमाते हैं, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो 2 मरतबा लाइट नज़र आती है, 2 मरतबा नहीं नज़र आती। इस सूरत में जो इंटेंसिटी है वो ये वाली होगी, डी वाला होगा। अगर इसकी डिटेल चाहिए ना, पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा था, इस चैनल की जो MCQs की वीडियो उसको जाके देख सकते हो। रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट जो है इंफॉर्मेशन सिग्नल इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स होते हैं टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट और रेडियो ब्रॉडकास्ट बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट करता है किस चीज़ पर,
उसमें ट्रांसमिशन लाइन भी शामिल होती है, तो मतलब ऑप्टिकल फाइबर भी होता है और कभी कभार फ्री स्पेस भी होती है। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम। वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो वोल्टेज जनरेट करता है वो बेसिकली एनालॉग होता है, नेचर के अंदर वेव्स बनती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, ऐसी नहीं होती, मतलब होती साउंड वेव्स हैं। एज़ कम्पेयर टू साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड वेव्स, तभी तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलेशन के लिए, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडियो के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती है। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव, मॉड्यूलेशन कहते हैं, पूरा मॉड्यूलेशन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द सैम्पल्ड एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज़ टू द डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल इज़ कॉल्ड, क्वांटाइजिंग कहा जाता है, और आप क्वांटाइजिंग से याद रख सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। एंड फाइनली 100 AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि उसमें ट्रांसमिटिंग पावर कम चाहिए, उसमें वो मोर नॉइज़ इम्यून है, कोई और मॉड्यूलेशन नेसेसरी नहीं, इट इज़ मोर नॉइज़ इम्यून देन अदर मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। सो ये हो गए हमारे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के 100 MCQs। आई होप समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए इनकी, इंशाल्लाह अगर आप इन 100 की प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, और इंशाल्लाह कि आप जो है वो ज़रूर 100% मार्क्स भी गेन्स कर सकते हैं MCQs में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।